नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है। गर्मी की तेज़ धूप न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारी त्वचा, हमारी आँखें, यहाँ तक कि हमारे पाचन तंत्र पे भी असर करती हैं। गर्मियों में होने वाली आम बीमारियाँ कौन सी हैं, होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद ज़कारिया, जो कि एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जी सर, जैसा कि मैंने बताया, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में। गर्मी में आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो क्या समस्या, क्या बीमारियाँ लेके आते हैं? गर्मियों में कई किस्म की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं वो हीट स्ट्रोक, जिसको हम लोग लू लगना कहते हैं, इस तरीके से, या डिहाइड्रेशन के पेशेंट आते हैं जिनको डायरिया या वॉमिटिंग होने के बाद शरीर के अंदर नमक की, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग तक बन जाती है अगर उसको सही समय पे ध्यान ना दिया जाए। तो इस किस्म के लोग बहुत हमें देखने को मिलते हैं। सर, नॉर्मली क्या होता है, आम जनता डिहाइड्रेशन को बहुत हल्के में लेती है कि ठीक है, पानी पी के ठीक कर लेंगे। आपने जैसा भी कहा, ये फेटल भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जान पे भी असर हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है? ये साधारण दस्त या उल्टी नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में कई बार जो है दिन में उल्टी या दस्त होने लगते हैं, जिसमें शरीर से काफ़ी पानी और नमक निकल जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ऐसे वक्त में आपको ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें नमक और शक्कर का घोल होता है, या इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड्स के, जो आपको बेहतर लगता है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। यानी पानी की मात्रा उसके साथ जाए और शरीर के अंदर नमक उसका घोल जाना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका उपचार हो सके, क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंदर नमक और पानी का और शक्कर का जो एक घोल है वो जाना चाहिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ORS नहीं अवेलेबल है। मान लीजिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो कहीं दूर, कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं, हमारे पास ORS की तो क्या हम घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं हमारे किचन से, जिससे हम डिहाइड्रेशन को, शुरुआती डिहाइड्रेशन को मैनेज कर सकें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पानी जो है साफ़ होना चाहिए। आप उसे उबाल लें या फिल्टर पानी हो, उस पानी के अंदर आप शक्कर और नमक की मात्रा का जो घोल है वो बना के, उसमें नमक कुछ अपने पिंच जिसे कहते हैं, कुछ चुटकियाँ नमक और 1-2 चम्मच शक्कर मिला के, और आप उसको सिप सिप करके लेते रहें। और कोशिश करें कि ऐसे फल जो सड़े हुए होते हैं या गले होते हैं, इस तरीके के फल का इस्तेमाल ना करें। खाना हल्का खाएं, आप बिल्कुल लाइट फूड खाएं। जैसे दलिया होता है, खिचड़ी होती है, जिससे कि आपको डाइजेशन भी ठीक रहे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब डिहाइड्रेशन होता है या इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो आपका पेट की समस्या भी साथ में होती है। तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो घर में ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। जी सर, अभी आपने पेट की समस्या की बात की। गर्मियों में अक्सर वैसे भी बहुत खाने में दिक्कत होती है, मतलब इतना खाया, जैसे ठंड में हम देखते हैं कि हरी सब्जियां बहुत खा लेते हैं, गुड़ वुड़ का अपन सेवन करते हैं। गर्मी आते आते हमारे खान पान की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसे में जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही गर्मियां चालू हों तो खाने में हम क्या चेंज कर सकते हैं? खाने में हमको हल्का खाना खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले या तेल या घी ना हो, और बहुत ज़्यादा रिच फूड ना हो। और साथ में आप अपने फ्रूट्स, बहुत सारे किस्म के ईश्वर ने गर्मियों में अलग किस्म के फल दिए हैं, और उनको बस आप ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा गंदे ना हो, सड़े हुए ना हो, गले ना हो। फ्रेश फ्रूट्स आप लेके आएँ, उसका इस्तेमाल करें। साथ में आप लाइट फूड जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लौकी है, दलिया है, खिचड़ी है, इस तरीके के सेवन ज़्यादा करें और कम क्वांटिटी में खाएं। भले आप उसको गैप दे के खा लें, लेकिन थोड़ा कम कम खाएं, जिससे कि आपको एनर्जी भी बनी रहे और किसी किस्म का नुकसान ना हो। सर, इसी में एक पैराडॉक्स भी है। कई बार क्या होता है, हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो डायबिटिक हैं, जिनका या तो बीपी की समस्या है, जो नमक ज़्यादा नहीं ले सकते या शक्कर ज़्यादा नहीं ले सकते। अक्सर शायद आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोगों का शुगर बहुत बढ़ता है, क्योंकि हम फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, हम जूसेस ज़्यादा लेते हैं। ऐसे में ये चीज़ मैनेज कैसे हो सकती है?
देखिए, शुगर का जो मामला है वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज पे बहुत डिपेंडेंट है। अच्छा। जी हाँ, जब भी आप क्योंकि बाहर निकल के एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा रनिंग वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो घर में आप योगासन कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे योग जो हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कौन से योग होते हैं, बट मुझे ये जानता हूँ कि योग के थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। घर में ही एक्सरसाइज करें, कम से कम जो हमें स्कूल में शुरुआती दौर में पीटी सिखाई जाती है, एटलीस्ट आप उसको करें। और बहुत सारे ऐसे जूसेस या फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे आप नारियल पानी ले लीजिए, बहुत सारे जिसके अंदर बिना शक्कर के जो आपके शरबत होते हैं, पिंक सॉल्ट होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर अगर कंट्रोल रखते हैं तो आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सेहत के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा डाइट के ऊपर कंट्रोल, साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ कई इस किस्म की आती हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो उससे इनको बड़ा लाभ मिलता है। सर, होम्योपैथी, जैसे आपने बोला होम्योपैथी की दवाइयाँ, क्या ये एलोपैथी से बिल्कुल अलग है? इसका जो उपचार है ये बिल्कुल ही अलग है? जी, हर पैथी का अपनी स्कोप एंड लिमिटेशन है, और हर पैथी का अपना एक फार्मेसी है, अपना एक काम करने का तरीका है। वो चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो या आयुष की अलग अलग विधाएं हो, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सभी तरीके का। तो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी जो हैं वो कई किस्म की चीज़ों से बनती हैं, ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों से बनती हैं। अच्छा। तो उसमें उसका बनाने का तरीका अपना अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। तो हम देखते हैं कि कई किस्म की जड़ियाँ जो मौजूद हैं भारत में या दूसरे विश्व की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, उनसे ये दवाएं बनाई जाती हैं और उसमें ये बहुत लाभकारी होती हैं। और जैसा आप देखते हैं कि एलोपैथी बहुत इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर या सर्जिकल के अंदर बहुत उसका अपना महत्व है। इसी तरीके से अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होम्योपैथी का अपना महत्व है। जी सर, क्योंकि हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस हम मनाते हैं। कई बार लोगों में दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है ये एक पैरेलल मेडिसिन है। शायद एक मिथ भी है कि इसको हम एलोपैथी या दूसरी किसी पद्धति के साथ में नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है? जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? होम्योपैथी और एलोपैथी क्या साथ में चल सकते हैं, साथ में इलाज हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आपने जो बात बताई कि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन साहब का जन्मदिन है 10 अप्रैल 1755 में वो पैदा हुए थे। जी। तो एक तो पूरे विश्व को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अग्रिम बधाई है। साथ में जो आपका सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारे पास क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, और वो उनकी ऑलरेडी या ब्रेन के कोई कंडीशन के पेशेंट है और ऑलरेडी उनकी कोई दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो हम देखते हैं कि वो कई बार बिना जानकारी के या बिना डॉक्टर से पूछे उसको बंद कर देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। बिल्कुल होम्योपैथिक दवा और एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी मेडिसिन साथ में ली जा सकती है और उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, क्योंकि दोनों के वर्किंग करने का अपना लेवल अलग अलग है और दोनों के अपने अपने महत्व हैं। तो बिल्कुल आप साथ में ले सकते हैं, थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए, आधा एक घंटे का दोनों दवाओं को खाने में, बाकी आप जो कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा ही कि उसको किस तरह से उसका सेवन करना है, किस तरह से गैप करना है। बल्कि इनफैक्ट जो डॉक्टर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पेशेंट से पूछे कि आप इससे पहले क्या मेडिसिन ले रहे हैं और कौन सी दवाइयाँ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी हैं अगर वो इमरजेंसी में छोड़ देते हैं एलोपैथी की तो वो पेशेंट को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो पैरेलल आप इसको साथ में दवा दे सकते हैं। जी 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 सर, हमने शुरुआत में बात करी हीट स्ट्रोक के बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में, और क्या समस्याएं हमको दिखती हैं इस पूरे 3 महीने 4 महीने के पीरियड में? हर किस्म की डिजीज़ होती हैं, इसमें देखेंगे आपके वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्किन के ऊपर आप देखेंगे चिकन पॉक्स और मीजल्स की तकलीफ बच्चों में बहुत बढ़ जाती है, स्किन के अलग रेशेज आने लगते हैं, कंजंक्टिवाइटिस होने लगता है, आँखों के अंदर समस्या आने लगती है, और कई जैसे लिवर डिजीज हो गई, आपका जॉन्डिस हो जाता है लोगों को, क्योंकि खान पान में गड़बड़ हुई और पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस से बचना भी बहुत ज़रूरी है, अगेन वो एक लाइफ थ्रेटनिंग बात हो जाती है। ये सब चीज़ें बीमारी के पेशेंट आमतौर पे आते हैं क्लिनिक में। सर, हम बात कर रहे हैं अभी डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक की। स्किन जो है, गर्मियों में स्किन डिजीजेस, स्किन के रैशेस जैसा आपने बताया बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब पेशेंट आपके पास आता है आपके क्लिनिक में होम्योपैथी का इलाज करवाने, तो इसका उपचार कैसे होता है? क्योंकि अमूमन एलोपैथी में या दूसरी पद्धतियों में स्टेरॉइड्स का बहुत यूज़ होता है स्किन कंडीशंस के लिए, तो हम यहाँ पे इसका इलाज कैसे कर पाते हैं? होम्योपैथी में कई किस्म की दवाइयाँ हैं जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। आप देखिए कि
जो सनबर्न होता है, जी यानी सूरज की रोशनी तेज़ होती है और कई लोग जो है एलर्जिक होते हैं सन जी की रेस से, जी तो उनको अलग अलग किस्म के चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर रेशेज आना या कलर आना, ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं स्किन के लिए जो अंदर से ही उसके लिए हेल्प करती हैं। तो वो अगर दवाएं होम्योपैथी की साथ में लेते हैं तो उससे उनको बिल्कुल लाभ मिलता है। अच्छा जी। सर, हम एक और विषय पे चर्चा करने जाएंगे। क्या होता है गर्मियों की छुट्टियां तो होती हैं, पर अक्सर यंग मदर्स जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, समर कैंप जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं। ऐसे में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, बच्चे अक्सर, या पीटी जैसा हमने बात करी शुरुआत में स्कूल में, बच्चे बहुत जल्दी हीट सन की वजह से या क्योंकि उन्हें नाश्ता नहीं किया है उस वजह से वो एकदम गिर पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ऐसे में जो हमको यंग मदर्स देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे हम बच्चों का खान पान, उनका हाइड्रेशन, उनके पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं? जी, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है बच्चे को। सबसे पहले तो प्रॉपर उसको नींद दी जाए। अच्छा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सुबह अगर किसी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो रात को वो प्रॉपरली सो सकें, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं मोबाइल्स के अंदर या टेलीविज़न के अंदर अपना मोबाइल्स में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो वो प्रॉपरली उनको सही समय पे सुला दें, सुबह उनको प्रॉपरली फ्रेश उठाएं, अच्छे से उनको खिलाएं पिलाएं, जी ख़ास तौर पे पानी की मात्रा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा है वो उनको दें, और उनके साथ अपनी एक बॉटल कम से कम रख के दें जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने अच्छा, मतलब ORS उसी में भर के दे दे दें, अच्छा। ताकि वो अपना दिन भर में जो भी कंज्यूम करता है जी, तो उसको जितना भी पसीना शरीर से निकलेगा जी। तो वो उससे रिकवर होता रहेगा। तो अच्छा। बच्चे को किसी किस्म के नुकसान होने से बच जाएगा, वरना ये रिहाइड्रेशन किसी बड़ी समस्या तक भी पहुंच सकता है। जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो तक डैमेज होने के चांसेस हो अक्सर जाते हैं। बच्चे नाश्ता स्किप कर देते हैं स्कूल भागने के चक्कर में या खेलने कूदने के चक्कर में। नाश्ता सुबह का कितना इम्पोर्टेंट है? नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी, जी। उनको प्रॉपर नाश्ता सुबह लेना चाहिए। अपना टाइम से उठें, टाइम जो सुबह की ज़रूरत है उसको पूरा करें, और प्रॉपरली अच्छे से बैठ के सुबह का जो नाश्ता है उसको लेना चाहिए। ख़ास तौर पे पैकेट फूड्स जो आजकल आ रहे हैं उसको अवॉइड करें। होता क्या है, पेरेंट्स जल्दबाजी में बच्चों की ज़िद को देखते हुए वो उनको पैकेट्स रख देते हैं अलग अलग किस्म के, चाहे वो बिस्किट्स के हों, चिप्स के हों या किसी और किस्म के, और वो हम देखते हैं कि आगे चल के उसकी सेहत के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि उनकी आंतों के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। मैदा और पिज्ज़ा और ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और घर का, और ये प्रैक्टिस है, ये घर के अंदर अगर सिखाया जाए बच्चे को शुरू से कि ये चीज़ आपको खाना है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो बच्चे डेफिनेटली जहाँ आपकी 50 और दूसरी बात सुनते हैं इसको भी सुनते हैं। तो ये घर की एक प्रैक्टिस अपन बनाना चाहिए, और ये इनको पूरे जीवन ये चीज़ काम आएगी, ये सिर्फ गर्मियों से जुड़ा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जी सर, हम अब थोड़ी सी बात कर लें, चर्चा कर लें अब आँखों से जुड़ी बीमारियों के बारे में। गर्मियों में अक्सर स्किन एलर्जी के अलावा आँखों में चुभन, आँखों से पानी आना, ये सब समस्याएं लेके भी पेशेंट आते हैं। इसका क्या कारण है? वही है, पानी की कमी है। डायरेक्ट सन का जो स्ट्रोक है वो आप सन की जो रेज हैं वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, और एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जो एक दूसरे से फैलता है। तो इस वक्त अगर किसी किस्म का आई ड्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत हो तो अपने जो सलाह लें डॉक्टर से जाके, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, या जो जनरल मेडिसिन के फिजिशियंस हैं उनके पास जाएं, उनसे सलाह लें। प्रॉपर आई ड्रॉप, प्रॉपर आई की केयर के लिए जो मेडिसिन की ज़रूरत है उससे इस्तेमाल करें। अपनी आँखों को प्रॉपरली धोएं पानी से, दिन भर में कई बार अपने साफ़ पानी से आँखों को धोएं, ठंडे पानी से, और अपना काले चश्मा या कलर्ड गॉगल्स वगैरह अपना लगा के निकल सकते हैं, जिससे आप बचा जा सकता है, और उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर जो बाइक चलाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं कि उनको लगातार आंखें उनकी सूखी हो रही हैं जी। और फिर सर इसका एक दुष्प्रभाव भी है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी ओवर द काउंटर लेके आंखों में डालना, ओवर द काउंटर आई ड्रॉप लेके डालना चालू करते हैं। क्या ये चीज़ सही है? देखिए, कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर की सलाह से लिए, चाहे वो बहुत ही होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, या मॉडर्न मेडिसिन की, एलोपैथी की कोई दवा हो, बिना क्वालिफाइड पर्सन के लेना नहीं चाहिए। उसका कारण सबसे बड़ा ये है
कि मेडिसिन ठीक है जब तक वो नुकसान नहीं कर रही है आपको, एक कॉमन मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब उसके दुष्परिणाम अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर आ जाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर अगेन आपको उसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो वो स्पेशलिस्ट ही इस बात को समझ पाता है कि आपके लिए बेटर चीज़ क्या है। तो आपको हमेशा किसी ओवर द काउंटर ना लेके, आपको जो भी आपके आसपास बेहतर डॉक्टर हो आप उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और दवा लीजिए। जी 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 सर, अब जॉन्डिस एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है गर्मियों में, और इसका इलाज लंबा चलता है। कई बार एलोपैथी या दूसरी पद्धतियों में इसका इलाज उतना अच्छा नहीं होता, अगर होता है तो उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे में होम्योपैथी पद्धति में जॉन्डिस का इलाज कैसे होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, जॉन्डिस जो है बहुत ही साधारण था, कोई भी उसको पहचान सकता है कि शुरुआती दौर में बच्चे को भूख प्रॉपर नहीं लगती है, मतली आना, जी मचलाना, हम देखते हैं उसकी आँखों का जो कलर है वो लाल होने लगता है, उंगली नाखून का कलर पीला होने लगता है, नाखून का कलर है, पेशाब के अंदर पीलापन आने लगता है और उसमें डलनेस आने लगती है। सबसे पहले तो ज़रूरी है दवा लेने से पहले कि उसको आराम करना चाहिए। कोई भी ऐसे काम भगा दौड़ी के जो ज़रूरी नहीं है उसको अवॉइड करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय आराम लेना चाहिए। दूसरा, परहेज़ करना चाहिए, तेल की चीज़ें जो हैं अवॉइड करें, बिना तेल के या कम से कम तेल की खाने को, हल्के खाने को खाएं, आराम करें। साथ में होम्योपैथिक दवाएं बहुत तेज़ी से काम करती हैं जॉन्डिस के अंदर। हम हमारे क्लिनिक के अंदर देखते हैं कि हर दूसरे दिन उसका जो बिलिरुबिन है या उसके जो दूसरे SGOT SGPT हैं वो एकदम डाउन होते हैं। कई बार हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं 6, 8, 9 बिलिरुबिन लेके, और हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। लेकिन बस ये है कि उसको प्रॉपरली डाइट और प्रॉपर उसको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो साथ में होम्योपैथिक कुछ बहुत कॉमन दवाई हैं, अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 मैं बता देता हूँ। एक चेलिडोनियम एक दवा है, बहुत कॉमन है, और एक कार्डुअस मेरिनस और एक लाइकोपोडियम। ये दवाएं हम लोग जनरली देते हैं, लेकिन ये बिना आप डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि आप लेते हैं दवा तो हो सकता है कि वहाँ पर तो उसके डोजेस कितने हैं, किस वक्त फ्रीक्वेंसी में इसको रिपीट करना है, और भी कई बातें रहती हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। बट जॉन्डिस में होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर है, इसके ये मेरे नॉलेज में। जी सर, हमारे बहुत से दर्शक हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ऐसे में जो खेत पे जाते हैं, जिनका फील्ड वर्क बहुत है, जो बाहर गर्मी में काम ही वही है कि उनको बाहर गर्मी में रहना है, सीधे सूरज की किरणों के नीचे ही काम करना है। अब ऐसे में जो दर्शक हमको दिख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि अपने बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो कपड़े पहनते हैं वो हल्के कपड़े, हल्के कलर के कपड़े, लाइट कॉटन के कपड़े पहने, सर पे अपना कोई गमछा या कोई कपड़ा डाल लें जिससे डायरेक्ट आपको सनरेज ना पड़े। अगर उनके पास पॉसिबिलिटी है वो चश्मा गॉगल ले सकते हैं, बहुत सस्ते चश्मे भी मिलते हैं आजकल, वो गॉगल ले आ सकते हैं। नहीं ले आ सकते तो एटलीस्ट अपने सर को वो कवर कर लें, चेहरे को कवर कर लें, जिससे कि डायरेक्ट लू जो होती है, जो हवा होती है गर्म, वो उनको ना लगे। और वही पानी का सेवन टाइम टू टाइम अपना प्रॉपरली पानी पीते रहें, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो थोड़ी देर अपने पेड़ों की छाया है वहाँ पर तो उसमें बैठ जाएं, जिससे कि डायरेक्ट सन और उनका जो एक्सपोजर है बहुत लंबे समय तक ना रहे, और ध्यान रखेंगे तो कोई भी समस्या होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं इसके साथ साथ। जी सर, एक चीज़ और हमने ऑब्ज़र्व करी है, पहले क्या होता था जब मैं छोटी थी, मैंने देखी है चीज़ कि एक स्प्रिंग सीज़न बीच में आता था, सीधे गर्मी नहीं आती थी। अब हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से कि अब सीधे ठंड बहुत छोटी कम हो गई है, कुछ 45-55 दिन की अब ठंड पड़ती है, एकदम से गर्मी आती है। बीच में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम मिले, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं एक्लिमेटाइज करने का टाइम मिले। तो ऐसे में हर साल जब भी सीज़न चेंज है, स्पेशली जब ग्रीष्म ऋतु चालू होने वाली होती है, तो हमको क्या क्या हम अपने रोज़ के लाइफस्टाइल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? देखिए, आजकल सुविधाएं बढ़ी हैं, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, AC लगने लगे हैं, कम से कम कूलर तो हैं ही जी। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि एकदम गर्मी हो गई, और वो अपने बॉडी को एक्वायर नहीं करने देते हैं उसको, लेकिन उनको करना चाहिए। अपना ठंड से गर्मी की तरफ जब आते हैं तो वो गर्मी के लिए एकदम से कूलर या AC का इस्तेमाल या एकदम रेफ्रिजरेटर का या बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो चीज़ें लेते हैं तो देखिए, आप अगर अचानक इस्तेमाल करते हैं, गला ख़राब होता है। वो गला अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव
होता है जिसकी वजह से बुखार आना या बाकी चीज़ें होने लगती हैं। इसी तरीके से शरीर के अंदर जो है अगर आप उसको थोड़ा सा हीट को बर्दाश्त करने की ताकत देंगे तो कुछ ही दिनों में आपका बॉडी जो है उसको ठंडी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लगता है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा एसी के अंदर ना रहें, बहुत ज़्यादा कूलर का इस्तेमाल ना करें। साधारण अगर पंखा है और उसमें आपको ठंडी हवा मिल सकती है तो कोशिश करें उसके अंदर रहें। और उसमें डेफिनेटली अब ग्लोबल वार्मिंग है तो चेंजेस तो आ ही रहे, तो इंसान को अपनी फितरत को भी बदलना पड़ेगा। सिर्फ नेचर ही अपना फितरत बदले ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंसान के अंदर अपने अंदर भी पेशेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, सुविधाएं हैं आपके पास, आप उस सुविधाओं का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जी 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 सर, एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि ठीक है, हमने अपने जो है एक समय से पहले ही हम ठंडा पानी और जो गर्मियों क्या होता है आजकल हर सब्जी हर फल समय से पहले भी मिलने लगता है। ऐसे में क्या हमको उसका सेवन कर, जैसे कि आप अगर अभी देखें तो हमको आम वगैरह लीची वगैरह मिलने लगे हैं, तो क्या समय से पहले हमको इन फल और इन चीज़ों का भी सेवन चालू कर देना चाहिए? देखिए, हमेशा जो शौक होता है ना जिंदगी में जी, वो शौक आपको कई वक्त गलत जगह पे भी ले जाता है। बहुत, हाँ, तो एक शेर है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक तुम्हें गुनाहों में बदल जाएगा। तो आप अपनी इच्छाओं को सीमा में बांधे रखिए। हर इंसान की जुबान है, उसको टेस्ट का मजा आता है कि मैं लीची पहले खा लूं या आम खा लूं। आप देखिए, दो नुकसान है। आज अगर आप आम लेने जाएंगी वो 400 रुपए किलो मिलेगा, वही आम आज से 1 महीने बाद लेंगी वो आपको 60-70 रुपए किलो मिलेगा। तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसकी अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक टेस्ट होता है। तो आप तब तक वेट करिए, यानी आपके अंदर पेशेंस भी लेने की ज़रूरत है। तो ये जो भी चीज़ आप अर्ली या किसी को दिखाने के लिए खाते हैं या शौक में खाते हैं, शौक की चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। थोड़ा अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाइए, पेशेंस लाइए और फिर अपने मज़े लीजिए ज़िंदगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने सर। आखिर में जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ग्रीष्म ऋतु से में वो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं? होम्योपैथी पद्धति से जुड़े कैसे वो अपना इलाज करा सकते हैं? देखिए, ग्रीष्म ऋतु या कोई भी सीज़न हो, लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है तो आराम हमको खूब करना चाहिए। जो प्रॉपर नींद, एक बड़े बुजुर्गों ने कहा है और साइंस भी कहती है कि 6 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है, सही समय पे रात को सोएं, सही समय पे उठें। प्रॉपर हाइजीन अपने यानी शरीर की और चीज़ों की साफ़ सफाई प्रॉपर रखें। पानी दूषित ना होने दें। आप पानी जो पिएं या तो उबाल के या फिल्टर करके पिएं। और इसी तरीके से जो भी आप फल सब्जी चीज़ें ला रहे हैं उसको समय से आप खुद चेक करें कि सड़ गल तो नहीं रही हैं। और अगर सर्दियों में क्या होता है कि खाना ज़्यादा देर तक आप रख भी लेते हैं तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों के अंदर वो खाना थोड़ी ही देर में ख़राब हो जाता है। अच्छा। अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं या दूसरी जगह नहीं रखते तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पकाएं और थोड़ा थोड़ा समय से उसे कंज्यूम कर लें, ताकि चीज़ भी बर्बाद ना हो और आपके शरीर को भी कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें अगर छोटी छोटी ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारी यही उम्मीद है, कामना है और कोशिश है कि आप लोग स्वस्थ रहें। होम्योपैथी में जाएं। होम्योपैथी के आपके आसपास जहाँ भी आप लोग रहते हैं, दर्शक जहाँ भी हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, आपके आस पड़ोस में जो भी एक बेहतर क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप उनके पास जाएं, अपनी समस्या बताएं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से किसी न किसी रूप से लाभ ज़रूर मिला होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।